नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल अब और भी ज्यादा काले घने घनघोर होते हुए नजर आते हैं। जंग की आग और भी ज्यादा किसी भी वक्त सुलग सकती है। इस बीच दुनिया दूसरे फ्रंट पर भी जंग की आग से कहीं ना कहीं झेल रही है, धधक रही है। और आइए आक्रमण की आज वो 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो हालात को और भी ज्यादा बनाती है भयावह। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर किया है हमला, तो ईरान ने उन्हें ऐसी जंग में फंसा दिया कि अमेरिका के लिए एक एक दिन भारी पड़ गया। अमेरिका ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना ही जंग खत्म कर पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार, सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। मित्र देशों का उस पर भरोसा टूट गया और सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि अमेरिका में महंगाई भी चरम पर पहुंच चुकी है और अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे इजराइल और अमेरिका ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने से में चूक गए। क्या ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि मिडिल ईस्ट में तबाही की आग धधकने लगी? अमेरिकी बेसिस और इजराइल में जबरदस्त नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को भी दहला दिया और इस दौरान ईरान की मिसाइल और ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ, बताएंगे आपको इस खबर की पूरी बारीकी। साथ ही बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की भी, बताएंगे दुनिया पर मंडरा रहा है किस तरह से बड़ा खतरा। दरअसल जंग के बीच अहम मुद्दा ज़ैपोरिज़िया रहा और इस परमाणु प्लांट के मैनेजमेंट के अधिकार को लेकर अब रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जो अगर सच है तो यकीनन पूरी दुनिया को परेशानी में डालने वाली है। इस बार खतरा सीधे तौर पर परमाणु पावर प्लांट से रेडिएशन लीक से जुड़ा है। इस बारे में भी बताएंगे आपको। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के आक्रमण की। चलिए बात करेंगे आक्रमण में पहली बड़ी खबर की, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज़ जल्द ही दूसरे देशों को सौंप दिया जाएगा और हेगसेथ ने कहा कि हमारे लिए ये एक तरह से अस्थायी मिशन है। पीट हेगसेथ ने कहा दुनिया को हॉर्मुज़ की जरूरत हमसे ज्यादा है। दरअसल आज पीट हेगसेथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने अलग अलग बातें कही। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जिस तरह से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो जल्द ही मुकम्मल होगा। पीट हेगसेथ ने कहा कि जैसे ही ये मिशन पूरा होगा ये हॉर्मुज़ अन्य देशों को सौंप दिया जाएगा। ये बताने की कोशिश की गई कि हमारे लिए हॉर्मुज़ कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए बहुत अस्थायी सा एक मिशन है, इसीलिए हम जल्द ही इसे दूसरे देशों को सौंप देंगे। दुनिया को हॉर्मुज़ की ज्यादा जरूरत है और उनके इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि किसी अन्य देश के कंट्रोल में हॉर्मुज़ रहे लेकिन ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने दिया जाएगा। इसका जवाब ईरान की तरफ से क्या आएगा ये देखने वाली बात है, क्या कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, चीन के दौरे पर जल्द ही जाएंगे अब्बास अरागची। बड़ी खबर, जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं अब्बास अरागची। 6 मई को चीन के दौरे पर जा सकते हैं। विदेश मंत्री वांग यी के साथ में उनकी मुलाकात भी प्रपोज्ड है। मान के चलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कई दौरों पे दौरे कर रखे हैं, कभी कतर, कभी ओमान, कभी रशिया, तो कभी पाकिस्तान और अब खबर है कि जल्द ही चीन का दौरा भी करने वाले हैं अब्बास अरागची। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से ब्लॉकेट्स लगाए गए अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका चला रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव चीन को भी है क्योंकि चीन एक तरह से बड़ा बिजनेस साझेदार है ईरान का और ईरान के साथ में इस जंग में चीन को जहां फायदा भी हो रहा है तो कहीं भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच शांति वार्ता पर जिस तरह से अटकले हैं, पहले रशिया और अब जल्द ही चीन के विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं अब्बास अरागची। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा इस पूरे दौरे का एजेंडा, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के जबरदस्त हमलों का जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों को तहस नहस कर दिया गया। इजरायल पर जबरदस्त हमले किए गए, खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को दहला दिया गया। लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट्स के निशाने पर यूएई ही रहा।
आखिर क्यों ईरान का यूएई के साथ में पुराना विवाद है, लेकिन वो विवाद इतना लंबे समय से चला आ रहा है। फिर इस बार ही ईरान की सेना ने यूएई के अहम ठिकानों को सबसे ज्यादा आखिर क्यों दहलाया, देखिए रिपोर्ट। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो उन्हें ईरान की ओर से होने वाले इतने बड़े पलटवार का अंदाजा ही नहीं था। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन की बारिश से खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही हुई। ईरान के हमलों में खाड़ी के देशों के अहम ठिकाने दहल गए। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी तेल और पर्यटन से संबंधित ठिकाने दहल गए। सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई के अहम ठिकाने तबाह हो गए। ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही यूएई पर हुई। सवाल यह है कि ईरान की दुश्मनी सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत दूसरे खाड़ी देशों से भी है। फिर हमलों में यूएई को क्यों दहलाया गया, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ईरान के ताजा हमले के बारे में। सीज फायर के बाद भी ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। फुजैराह में तेल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। माना जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संघर्ष का हिस्सा है। अमेरिका जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका ईरान विरोध करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओपेक छोड़ने का मुद्दा भी तनाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी गई। इन हमलों की वजह से फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यह हमला सीज फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन है। हालांकि ईरान नहीं तो भला कौन यूएई पर हमला करेगा। माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर चल रहे संघर्ष का नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका इजरायल के सामने कमजोर है, इसलिए वो क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है। अभी सीज फायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तो खाड़ी में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया। अमेरिकी नौसेना ने फंसे हुए विदेशी टैंकरों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। इसे ईरान सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण क्षेत्र है। माना जा रहा है कि अमेरिका जहाजों को होर्मुज से निकालने की कोशिश कर रहा है।
तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है और हॉर्मुज संकट में अमेरिका का साथ दे रहा है। यूएई खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा ईरानी हमलों का शिकार रहा है। ईरान यूएई को चेतावनी देना चाहता है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा रहा तो उसकी ऑयल फैसिलिटीज, टैंकर और हित हमेशा खतरे में रहेंगे। हमले का यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएई ने इस संबंध में ऐलान किया था और अब ईरान ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। 28 अप्रैल 2026 को यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की थी, जो 1 मई से प्रभावी हो गई। यूएई का ये कदम ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसका निकलना ओपेक की एकजुटता को तोड़ता है और सऊदी अरब के नेतृत्व को कमजोर करता है। ईरान का आरोप है कि यूएई अब पूरी आजादी से ज्यादा तेल उत्पादन करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें गिरेंगी और ईरान को आर्थिक नुकसान होगा। देखो, oh my God, नबी, यूएस एम्बेसी है ना उधर। हालांकि ईरान ने हमलों से इनकार किया है। उसका कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का नतीजा है। ईरानी मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर यूएई कोई गलती करता है तो उसके अहम ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। यह हमला पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि अगर तुम हॉर्मुज खोलने की कोशिश करोगे तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने ओमान के साथ में मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल वसूलने का भले ही ऐलान किया, टोल वसूले भी जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान का उसके पड़ोसी मुल्क जिसमें ओमान और यूएई शामिल है, उनसे विवाद हमेशा से रहता है और संभवतः यहीं से ईरान और यूएई के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हुई। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के और ओमान के साथ में यूएई से विवाद किस तरह का है, वो भी जरा समझिए। पहले हॉर्मुज स्ट्रीट के बारे में जान लेते हैं। हॉर्मुज स्ट्रीट दरअसल ईरान और ओमान के बीच की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रीट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ये पूरा है हॉर्मुज स्ट्रीट का ये हिस्सा। आपको ये मुसंदम प्रायद्वीप दिख रहा है, आखिर ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे उत्तर और दक्षिण के हिस्से में ओमान और यूएई को आप देखेंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब आप ये समझिए कि और हॉर्मुज के मुहाने पर ही ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है। ये हॉर्मुज का हिस्सा और ये है मुहाने पर मुसंदम प्रायद्वीप। ओमान की जो मुख्य भूमि है दरअसल उससे ये मुसंदम प्रायद्वीप है जरूर अलग, लेकिन है ये ओमान का हिस्सा। अब ये जो मुसंदम प्रायद्वीप है इसके तट से 12 समुद्री मील यानी कि करीब करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। ये पूरा का पूरा ओमान का हिस्सा है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जो तमाम जहाज हैं उनके लिए सबसे गहरा समंदर का हिस्सा दरअसल यही है ओमान की सीमा में। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये वाला, कानूनी तौर पर ओमान के पानी से जहाज जो हैं वो गुजरा करते हैं और यही वजह है कि ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से बाकायदा समझौता किया है इस पूरे स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि इसका जो पूरा अलग अलग हिस्सा है बाउंड्री का वो ओमान और ईरान साझा करते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी दोनों की साझेदारी है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर जो दूरी है वो बहुत कम है, 24 समुद्री मील है। अब मीडियन लाइन की अगर बात करें तो मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समंदर के बीच दरअसल लकीर खींची गई है। ईरान और ओमान को अपने अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार इस एक तरह से खींची हुई लाइन के अनुसार मिल जाता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज हैं उनको गुजरने से ईरान और ओमान रोक ही नहीं सकते, ये भी दावा किया जाता है इस मीडियन लाइन के अनुसार। ये तो ईरान और ओमान का आपने समझा। अब आपको ईरान और यूएई के बारे में बता देते हैं। दरअसल खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई मानते रहे हैं हमेशा। उनको लगता है कि वो एक तरह से गेट कीपर है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रीट की बात करें तो एक तरफ ओमान और एक तरफ यूएई है और यही वजह है उनको लगता है कि भाई इसके रखवाले हम हैं। अब यूएई का जो तट है वो सीधे सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को छूता ही नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रीट इधर की तरफ है, यूएई का हिस्सा इधर की तरफ है और अगर मुख्य तौर से देखा जाए दुबई से भी थोड़ा दूरी पर है, तो डायरेक्ट उसकी बॉर्डर नहीं कनेक्ट होती।
ओमान और ईरान के साथ में यूएई की समंदर की सीमा कनेक्ट जरूर हो जाती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब, लेजर टुनूब ऐसे तमाम अलग अलग द्वीप, उनको लेकर विवाद हमेशा रहता है। अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब और लेजर टुनूब द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, ये दावा किया जाता है और ये पूरा एक तरह से विवाद की मुख्य जड़ ये मानी जाती है। ईरान ने जंग के दौरान सबसे ज्यादा हमले किए हैं यूएई पर और इस बीच अब यूएई और इजराइल का साथ मजबूत होता नजर आता है। अब ये समझिए कैसे। दरअसल जंग के दौरान इजराइल ने यूएई में आयरन डोम की तैनाती की और ये पहला मौका रहा जब इजराइल ने किसी विदेशी धरती पर आयरन डोम की तैनाती की थी। इसके अलावा इजरायली सैनिकों को भी यूएई की धरती पर आने की इजाजत मिल गई। आपको आइए बता देते हैं कि इजराइल और यूएई की दोस्ती किस तरह से अब परवान चढ़ रही है, क्या हालात हैं अभी इजराइल और यूएई दोस्ती के। इजराइल ने पहली बार विदेश में आयरन डोम की तैनाती की जिसमें यूएई शामिल है। यूएई में आयरन डोम मिसाइल की तैनाती की गई है, डिफेंस बैटरी जिसे कहा जा रहा है। आयरन डोम के साथ ही सैनिकों की भी यूएई में तैनाती इजराइल की तरफ से की गई। इजराइल ने यूएई में बाकायदा लेजर बेस्ड आयरन बीम भी सिस्टम तैनात कर दिए हैं और करीब 20 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम माने जाते हैं। छोटे रॉकेट और छोटे ड्रोन को भी हवा में नष्ट करने का ये मादा रखते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में समझौता हुआ जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड के लिए कहा जाता है कि साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ उसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है और अब्राहम अकॉर्ड में अमेरिका ने दरअसल एक तरह से मध्यस्थता की थी। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई। यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने का ऐलान कर दिया। अब राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग पर सहमति बन गई। वहीं दूसरी तरफ बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य रखने पर सहमति जताई है। जून 2021 में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास खुला तो इजराइल और यूएई के बीच में सीधे सीधे उड़ान सेवाएं स्थापित हो गई। इसे एक तरह से अब्राहम अकॉर्ड कहा गया। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, हॉर्मुज में यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी लगातार जारी है। नाकेबंदी में कई अहम भूमिका निभाई जा रही है अमेरिकी युद्धपोतों की, जिसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। जी हां, बड़ी खबर, यूएसएस त्रिपोली अहम भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी यूएसएस त्रिपोली का रोल बहुत अहम है। यूएसएस त्रिपोली की कई खासियतें लगातार हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन अब उसी यूएसएस त्रिपोली के आधार पर अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को ये कहा जाए कि अब मुकाम पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम में बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है जो तमाम अलग अलग जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं हॉर्मुज में, उन्हें सुरक्षित निकालेगा अमेरिका और प्रोजेक्ट फ्रीडम के माध्यम से उसमें यही एक तरह से कोशिश की जा रही है कि उनकी बड़ी भूमिका निभाएगा इस प्रोजेक्ट में यूएसएस त्रिपोली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में शायद दोनों देश चूक गए। दोनों की ही खुफिया एजेंसियां वास्तविक हालात की जानकारी देने में नाकाम रही। ईरान के हालात ऊपर से भले ही टूटने वाले दिख रहे हों, लेकिन अंदर से ईरान कितना मजबूत निकलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं। अब हालात ये हो गए कि अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। ईरान के साथ जंग अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस जीत ना मिलने से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता ने रिपब्लिकन पार्टी और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं और ना ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हट पा रहे हैं।
28 फरवरी को ट्रंप ने जिस मकसद से हमलों की शुरुआत की थी वो अब भी कोसों दूर नजर आ रहा है। ना तो अमेरिका को कोई निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान कूटनीतिक रूप से झुकने को तैयार है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गतिरोध बेहद लंबा खिंचता दिख रहा है और ये हालात न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। दोनों पक्ष इस समय अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ट्रंप और ईरान दोनों को ही लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये संघर्ष बेहद डरावना साबित हो सकता है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने और परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से हमले किए। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ट्रंप के मुख्य मकसद अभी भी अधूरे हैं। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई को बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध ने ईरान को उसकी ताकत का एहसास करा दिया। भले ही उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई, लेकिन उसके पास तेल का हथियार है। माना जा रहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो जब चाहे होर्मुज को रोक सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास ही रहेगा। पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार सुरक्षित माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ईरान के सस्ते हथियारों से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हुई और अरबों रुपए के सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। अमेरिका की जेब पर यह जंग बहुत भारी पड़ी। फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई घायल होने के बावजूद अमेरिका और इजरायल की पकड़ से बाहर है और ईरान घायल शेर की तरह अमेरिका का शिकार करने को बेताब बैठा है। लेकिन कुल मिलाकर दावे ये किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से जंग का आगाज ईरान के साथ में किया, अब इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं पूरी तरह से। जी हाँ, उसके कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। दरअसल उसमें मुख्य कारण है तेल की बढ़ती हुई कीमतें। अब ईरान के होर्मुज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार है। दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अमेरिका में तेल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई हैं। तो अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस भी अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चिंता का सबब है। एक तरफ यहां पर मिड टर्म इलेक्शंस, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 34% पर अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरते गिरते पहुंच गई। वहीं ईरान अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ईरान को अपने तेल और होर्मुज की ताकत का अब जाकर एहसास हुआ। ईरान को होर्मुज के रूप में अब आय का स्थायी साधन मिल गया, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन इस जंग के बाद में उसे पता चल चुका है। ईरान जब चाहे होर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है और अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमेशा से है। ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील अब तक होर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलवा पाई है अमेरिकी सेना। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम तक बंद नहीं करवा पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही एक बड़ी चुनौती है और बड़ी चिंता भी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आग झुलस सकती है। ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारियों में डोनाल्ड ट्रंप है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आई। वहीं तेल निर्यात को बंद करके ईरान को समझौतों के लिए
मजबूर करने का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना पूरी तरह से तैयार कर रखी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से फंस गए, वो है अपने सहयोगियों से खराब रिश्ते। यूरोपीय देशों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बिगड़ गए। नाटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी एक तरह से रही। ये इसी खराब रिश्तों को दर्शाता है। अब समझिए, अमेरिका और इजराइल को ईरान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। ईरान ने ऐसा पलटवार कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राहें मुश्किल हो गईं। ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन बेहद भारी पड़ रहा है, क्योंकि जंग में अमेरिका को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसे हथियारों और सैन्य साजो सामान के मामलों में उतना भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसे भरने में उसे लंबा वक्त लग जाएगा। और इतना ही नहीं, जंग की आंच से अमेरिकी जनता भी नहीं बच सकी है और इस जंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव तक हिलाकर रख दी है। ईरान के साथ युद्ध की जिद अमेरिका पर पड़ रही है भारी। आसमान छूती तेल की कीमतें और डिमांड डिस्ट्रक्शन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो चक्रव्यूह रचा, उसकी आग अब खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन उभर कर सामने आ रहा है, यानी इसे अमेरिका के पतन की आहट माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और गैस की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अब हार मानकर अपनी जरूरतों का गला घोटना शुरू कर दिया। और जब लोग महंगाई से तंग आकर ईंधन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, तो समझ लीजिए कि उस देश का आर्थिक इंजन सीज होने वाला है। आम अमेरिकी की मेहनत की कमाई और टैक्स की बचत अब विकास के काम नहीं आ रही, बल्कि तेल के भारी भरकम बिल चुकाने में जा रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाकर अमेरिका ने ही अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ईंधन की बढ़ती कीमतें और हर अमेरिकी परिवार के लिए एक अनचाहे वॉर टैक्स की तरह ही है। और जब पैसा ईंधन में जा रहा हो, तो लोग फ्रीज, कार, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों का मुनाफा भी गिर रहा है। खबरों के अनुसार सेल्स घटने और माल ढुलाई महंगे होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं।
महंगाई को काबू करने के नाम पर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है और अगर ऐसा हुआ यकीनन कर्जा लेना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की युद्ध वाली नीति ने लोगों के जीने का ढंग बदल दिया। लोग अब मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर घरों में कैद होकर वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हालात कब सुधरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता और हालात सुधरेंगे भी या फिर और विकराल होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान से विवाद आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर पहुंची 3.3%, जो फरवरी 2026 में थी 2.4%। ईरान इजरायल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़ी उछाल से ये वृद्धि हुई, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो गए। अब ओसीडी के अनुसार इस वर्ष महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का संकेत दे सकता है। जाहिर है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पर भी पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई का क्या कारण है वो समझिए। दरअसल एक महीने में महंगाई 2.4% से बढ़कर 3.3% तक पहुंची। 2022 के बाद अब तक की सबसे तेज महंगाई दर है। महंगाई के कारण अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात हैं। ईरान अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुआ तो सप्लाई रुकने से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड उछाल आ गया। अमेरिका में गैस की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर अब वो पहुंच चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमत भी 120 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। महंगाई के कारण अमेरिका में लोग परेशान हैं। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो रही है तो खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ने से अब जनता परेशान है। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा लगातार बढ़ रहा है तो अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा है तो अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का एक तरह से कर्ज भी आ चुका है। जंग की वजह से लोगों में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जमकर नाराजगी दिख रही है और इसका सीधा असर है उनके अप्रूवल रेटिंग पर। उनके अप्रूवल रेटिंग लगातार नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब स्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। अब स्थितियां उनके अगेंस्ट जा रही हैं, खराब हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान युद्ध जिस तरह से लंबा खींचा गया उसकी वजह से बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया भर में लोग नाराज हैं और जंग के कारण ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में चली गई है। विपक्षी दल अब 25वां संशोधन की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अनफिट तक करार दिया गया है और पद से हटाने की मांग की जा रही है। पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों का विरोध लगातार किया जा रहा है, ये भी दावा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुश्किल तो बड़ी है और इस साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं और अगर नाराज जनता ट्रंप को पार्टी को समर्थन नहीं करती है तो ट्रंप सरकार के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का खतरा भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार है। जी हाँ, मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस लोकप्रियता के चलते जो बहुमत है वो तो कभी नहीं पा पाएंगे। डेमोक्रेट्स अगर जीते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए संकट बढ़ जाएगा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है और आखिरी 2 साल पंगु जैसे हो सकते हैं। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट है, जनता नाराज है, कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर है और इन सारी परिस्थितियों से पार्टी को सीटों के नुकसान का डर सता रहा है। और बढ़ती महंगाई, उसे कैसे भूल सकते हैं। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से जनता में जमकर नाराजगी है। कीमतों में उछाल है तो मतदाता भी असंतुष्ट है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार पर भी सीधा इसका असर पड़ सकता है। वहीं कई अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से असहमति जताते हुए नजर आते हैं। वहीं रिपब्लिकन खेमे में भी बड़ी नाराजगी है और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो तीखे बयान और उनके व्यवहार पर भी अब जनता चिंता जाहिर कर रही है। उनके पार्टी के नेता चिंता जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों के दम पर ही ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान के पास में अपने छोटे लेकिन कारगर हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है? किस तरह से, आइए आपको बताते हैं।
ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल से लेकर अब तक कई घातक हथियारों से वार किया। इस साल ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की, लेकिन कई बार अमेरिका और इजरायल के हथियार बिना फटे ही ईरान की जमीन पर पड़े रह गए। कुछ ऐसे ही बंकर बस्टर बम ईरान के हाथ लगे, जिनसे ईरान के पास एक और शानदार हथियार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के हाथ अमेरिका के सुरक्षित बंकर बस्टर बम लग गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सैन्य तकनीक जान सकता है, जिससे वो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि बम में मल्टीपल फ्यूज है, जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें JDAM गाइडेंस किट है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल तैयार करने के लिए कर सकता है। इस बम के मुताबिक ही अब न्यूक्लियर केंद्रों की सरफेस तैयार की जा सकती है, जो इतनी मजबूत होगी कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाए और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहे। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह कि मुख्य हॉल में रखे संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग जाने का अंजाम घातक होगा, क्योंकि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बंकर बस्टर बम भी बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है चीन ईरान का गठबंधन। ईरान गुप्त रक्षा करार के तहत चीन से HQ-16 मिसाइल बैटरियां हासिल करता है। चीन HQ-17AE मिसाइल बैटरियां भी सप्लाई करता है। ईरान खुद ड्रोन बनाता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स चीन से हासिल करता है। कुछ रेडी टू यूज आत्मघाती ड्रोन भी ईरान को मिलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भी चीन से ही ईरान ने हासिल की है और इन मिसाइलों के लिए केमिकल चीन ही सप्लाई करता है। चीन से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम भी मिलते हैं। इसके बदले में ईरान चीन को ऑयल देता है। सीक्रेट डील के तहत युआन में व्यापार को बढ़ावा देता है और अब युद्ध काल में एहसान चुकाने के लिए ईरान जिंदा मिले अमेरिकी हथियार भी चीन को दे सकता है। साफ है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान कई बम दरअसल फटे ही नहीं थे। अब उसका नतीजा ये रहा कि उन हथियारों की ईरान ने कर ली रिवर्स इंजीनियरिंग, और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली है। आपको बता देते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं। सबसे पहले बात ड्रोन की कर ली जाए तो ईरान के पास में जो शाहेद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं, दरअसल वो अमेरिका के ही RQ-170 सैटेलाइट ड्रोन की नकल है और ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माने जाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास में है कामन 22 ड्रोन, जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रिपर ड्रोन की नकल है और ये सर्विलांस और अटैक का दम रखते हैं। बात मिसाइल पावर की करें तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 टो मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फिनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अजनक्श और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माने जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास के बारे में आखिर किस तरह से ईरान ने अपने हथियारों को धीरे धीरे मजबूत बनाया, कैसे कैसे उन्हें विकसित किया।
ईरान के हथियारों का इतिहास दरअसल काफी पुराना है। 1980 के दशक में ईरान इराक के बीच में जब युद्ध हुआ तो ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई पाबंदियां लगा दी। सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा रहा था ईरान, ऐसे हालात हो गए थे। अब हथियारों के मामले में निर्भरता दूसरों पर थी, लेकिन इस निर्भरता को खत्म करना चाहता था ईरान और इस पर फैसला लिया। ईरान ने खुद ही हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अब हथियारों का निर्माण शुरू किया। दूसरों के हथियारों की तकनीक समझकर बेहतर हथियार बनाना। साल 2011 में ईरान को बड़ी कामयाबी मिल गई। ईरान ने यूएस का एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन को मार गिराया और ड्रोन के सिस्टम को हैक करके जमीन पर उतार दिया। यूएस के दबाव के बावजूद ईरान ने ये ड्रोन लौटाया ही नहीं। ड्रोन के इंजन, ड्रोन के कैमरे, ड्रोन के रडार से तकनीक को बाकायदा समझा और ईरान ने अपना ड्रोन पूरी तरह से तैयार कर लिया। यही वजह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ तो इस दौरान अमेरिका का जो फाइटर जेट था उसे अमेरिका ने खुद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ताकि इसकी तकनीक ईरान के हाथ में ना लग जाए। आइए अब आपको बताते हैं ईरान के उस बूढ़े शेर के बारे में जिसने अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स को धूल चटा दी। आखिर कौन है ये बूढ़ा शेर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को बहुत आसान समझा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का पलटवार कितना घातक हो सकता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह रही है कि ईरान ने अपनी तकनीक को अपने हिसाब से विकसित किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक F-5 फाइटर जेट्स से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर दिया और कुवैत में मौजूद अहम ठिकाने को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जिस F-5 फाइटर जेट से कुवैत के सैन्य बेस पर अटैक किया वो करीब 65 साल पुराना है। खास बात ये कि अमेरिका ने इसे तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था जब उनके रिश्ते बेहतर थे। पश्चिमी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए नुकसान को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में आई खबरों के कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की जांच कांग्रेस के सहयोगियों और अमेरिकी अधिकारियों के बयान के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। बताया गया कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और कतर भी शामिल है। AEI का अनुमान है कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में $5 अरब से कहीं ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। पेंटागन ने 13 सैनिकों के मारे जाने और करीब 4000 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों में मौजूद 11 अमेरिकी और मेजबान देशों के बेस पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का नर्व सेंटर, कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस, कैंप आरिफजान, कैंप बुहेरिंग और शुएबा पोर्ट पर हमला किया। इसके अलावा UAE के अल धाफरा एयरबेस और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर, कतर के अल उदीद एयरबेस पर, इराक के इरबिल मिलिट्री बेस पर, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर और जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए। खबरों के मुताबिक बहरीन में मौजूद नेवी के मुख्यालय की मुख्य इमारत और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा। कतर के अल उदीद एयरबेस का रनवे नष्ट हो गया। कुवैत और UAE में कई हैंगर तबाह हो गए। इनके अलावा कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम, कई दर्जनों विमान और हाई एंड रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सैन्य संपत्ति को नुकसान को लेकर ही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए। दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मारे गए या घायल हुए सैनिकों के सही आंकड़े भी पेश नहीं किए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने निजी सैटेलाइट कंपनियों से अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें जारी नहीं करने को कहा। हम जिस ईरानी जेट्स की बात कर रहे हैं दरअसल वो है ईरान का F-5 फाइटर जेट, जिसके जरिए ईरान ने अमेरिका के बेस पर किया है हमला।
ईरान को F-5 फाइटर जेट 1970 के दशक में मिला, जहां वहां का शाह का शासन था और अमेरिका के साथ में ईरान के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। लेकिन बाद में 1979 की जो इस्लामी क्रांति आई, उसके बाद दोनों देश दुश्मन बन गए। लेकिन ईरान ने तब तक खरीदे गए इन तमाम विमानों को अपनी तकनीक विशेषज्ञता से दशकों तक चालू रखा और अपग्रेड कर लिया। अब ईरान ने इन पुराने विमानों में अपनी तरफ से सुधार किया, जिससे ये आज भी उड़ान भरने में और मुकाबला करने के काबिल है। ईरान इन पुराने F-5 विमानों का उपयोग करके अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ भी हमले करने में सक्षम है, जैसा कि कुवैत में हुआ, कुवैत के कैंप या बहरीन में भी देखने को मिला। आइए आपको दिखाते हैं इनकी आखिर खासियत क्या है। अब दरअसल अगर बात की जाए F-5 फॉर्मूला, जिसका सीधा निशाना लगता है और ये अमेरिका की तकनीक का एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग का एक नमूना है। लो एल्टीट्यूड अटैक और रडार फेल हो जाता है। कैसे? दरअसल ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम एक तरह से माना जाता है। दूसरी तरफ रडार की पकड़ से ये बाहर रहता है, ये एक तरह से इसकी खासियत है। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को भी ये चकमा देने में सक्षम है। अब जो टेरेन है, उस टेरेन का इस्तेमाल करके बाकायदा छिपकर ये मूवमेंट भी कर सकता है, हमले को अंजाम भी दे सकता है। वहीं डिफेंस गैप का भी पूरा फायदा इसको एक तरह से कैसे मिलता है आपको बताते हैं। जो मल्टी लेयर डिफेंस है, उसमें ईरान ने बाकायदा सेंध लगा दी। रडार क्षितिज की सीमा का उपयोग इसके माध्यम से किया जा सकता है। बैटरी कवरेज के ब्लाइंड स्पॉट पर भी बाकायदा इसका फोकस है। क्लोज रेंज डिफेंस के बीच की दूरी सरप्राइज स्ट्राइक के तौर पर यहाँ पर नजर आती है। जवाब का मौका तक यहाँ ये नहीं देता। अचानक से कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला हुआ, दरअसल वो इसी F-5 का ही कमाल था। रडार से बचकर ईरानी जेट्स की एंट्री हो गई। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय तक नहीं मिल पाया और ये विमान अपना काम कर चुका था। एयरबेस पर बहुत तेजी से ताबड़तोड़ तरीकों से अटैक किए गए और उसके बाद में तुरंत एग्जिट भी कर लिया। मतलब सामने दुश्मन संभल पाता, हमले को अंजाम देने के बाद में रवानगी भी हो गई। अब आप ये समझिए, पुराना F-5 है, लेकिन इसकी मारक चाल पूरी तरह से नहीं है, नए कलेवर में है। कैसे? दरअसल नॉर्थरॉप F-5 का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। शीत युद्ध का पुराना प्लेटफॉर्म इसे माना जाता है, लेकिन आधुनिक हथियारों से इसे अपग्रेड कर दिया गया और रणनीति से भी ये तकनीक पर एक तरह से पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ईरानी जंग के 60 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी के बीच में ईरान प्रतिरोध की मिसाइल बनकर उभरा है और सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइलों से उसने इजराइल के शहरों और अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर भी हमले कर दिए। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। बर्बाद होने के बावजूद ईरान ने यह दिखा दिया कि एक छोटा देश भी महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है। कुल मिलाकर जंग में अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसे। अमेरिका इजराइल का मकसद अभी भी अधूरा है। युद्ध के 60 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन मकसद अभी भी पा नहीं पाए हैं। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसको क्षतिग्रस्त जरूर कर दिया गया। माना जा रहा है कि यूएस का अकेले $70 अरब से ज्यादा अभी तक इस युद्ध में खर्च हुआ है। हजारों टॉमहॉक मिसाइल, हजारों एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यहां पर दाग दी गई, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस रूप में कोशिश की जा रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से वैश्विक मुद्रास्फीति जरूर बढ़ी, लेकिन एशिया यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका पर हुआ। अमेरिका की साख वो बर्बाद हो गई। महाशक्ति का जो तमगा था वो डैमेज हो गया और महाशक्ति के हमले के बावजूद ईरान अभी तक घुटनों पर नहीं आया, जो अमेरिका चाह रहा था। अमेरिका अब अकेले युद्ध जीतने में सक्षम रहा नहीं है। यही वजह है कि कई देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की कि वो इस युद्ध में आए, लेकिन चाहे बात क्वाड हो या नाटो, तमाम सहयोगी देश खामोश है, चुपचाप है। कई देशों ने तो मना कर दिया। यूरोपीय देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में अकेला छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध हमारा नहीं है। अब ब्रिक्स और बहुध्रुवीय दुनिया की ताकत एक तरह से बढ़ चुकी है। बाइपोलर वर्ल्ड की जो बात बार बार कही जाती है।
आपको बताते हैं ईरान की मिसाइल पावर। आखिर क्या है ईरान की मिसाइल पावर? फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, रेंज है 1400 किलोमीटर और इसकी खासियत है बीच में दिशा बदलने में सक्षम है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से भी ये लॉन्च किया जा सकता है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो रेंज है 700 किलोमीटर की। मोबाइल लॉन्चर से भी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है तो 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। झुंड में हमला करने में माहिर है, दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में भी सक्षम है। शाहाब 3 मिसाइल स्पीड है 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की, 2000 किलोमीटर इसकी खासियत है। क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है तो मोबाइल लॉन्चर और छिपना भी आसान है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, वो भी यही खासियत रखता है। 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। खबरें हैं कि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाने का फैसला किया और उसके अगले दिन ही एक और अमेरिकी युद्धपोत में हादसे की खबर आ गई। सवाल ये कि ये वास्तव में हादसा है या किसी बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा जिसमें अमेरिका के दुश्मन मुल्क भी शामिल है। अमेरिका को ईरान से युद्ध में अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अरबों रुपए के सैन्य उपकरण खाक हो गए और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की सुपर पावर की छवि को हुआ। अमेरिका की अजेय माने जाने वाली सेना की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। अब तक अमेरिका के 3 युद्धपोत हादसों का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा उन घटनाओं में साजिश का एंगल भी सामने आया। अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस हिंगस अचानक आग की चपेट में आ गया और इसके बाद सवाल उठने लगे कि यह हादसा था या कोई बड़ी साजिश। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात यूएसएस हिंगस में इसी हफ्ते आग लगी थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह जहाज अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमान का हिस्सा है और एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार इस आग से जहाज के बिजली सिस्टम और इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। खबर मिली कि हादसे के बाद यूएसएस हिंगस बीच समंदर में ही ठप हो गया। हादसे की वजह से जहाज का बिजली और प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि नुकसान कितना बड़ा है और जहाज को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस घटना को लेकर साजिश की आशंका भी जताई जा रही है।
सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस घटना को चीन की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब एशिया तक पहुंच गया है। शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि पिछले महीने ही अमेरिका के 2 और बड़े युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में भी आग लगने की जानकारी मिली थी। यूएसएस जेराल्ड को लेकर खबर आई थी कि उसमें आग नौसैनिकों ने ही लगाई थी, क्योंकि वो बहुत लंबी जंगी तैनाती से ऊब चुके थे और जहाज पर बुनियादी सुविधाओं की कमी होने से परेशान थे। हालांकि अमेरिका ने उन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और जहाज को मेंटेनेंस के लिए वापस भेजा। और उसे वापस आते ही दोबारा वॉर ड्यूटी पर लगा दिया गया और अब खबर है कि उसे वापस उसके बेस भेजा जा रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सैन्य क्षमताओं की कमजोरी का खुलासा किया और अब ये कमियां जग जाहिर हो चुकी है। जाहिर है कि ऐसी खबरें अमेरिका के लिए भविष्य में मुसीबत और उसके दुश्मनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।